लोगों ने रिकॉइल स्पीड पढ़ा था, और रिकॉइल स्पीड में हम लोगों ने कुछ कुछ काम किए थे, जिसमें कि हम लोगों ने एजम्पशन लिया था कि हाँ, इस जगह पे जो एनर्जी रिसीव होगा फोटोन का, डेट विल बी मच मच ग्रेटर देन द एनर्जी रिसीव टू द हाइड्रोजन एटम, और उसी के कारण से हम लोगों ने इसको नेग्लेक्ट किया था। ठीक है, म्यूट कर लो एक बार अगर किसी का ऑन है यस। तो। फिर इस जगह से जाकर के हम लोगों ने इसको डिराइव किया था, और ये हमारा आंसर आया था रिकॉइल स्पीड। उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिकॉइल स्पीड से पहले हम लोगों ने देखा था कि एटॉमिक कोलिजन कैसे होता है। अगर मान लो कोई न्यूट्रॉन है और कोई हाइड्रोजन एटम है, वो जाकर के कोलाइड के एक दूसरे से कोलिजन किया, तो फिर एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी का लॉस कहाँ पे जाता है? वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में जाता है, और फिर उधर से फोटोन निकलता है। और फिर किस किस तरह का कोलिजन हो सकता है, इलास्टिक कोलिजन, इनलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, इसके बारे में डिस्कस किया था काफ़ी अच्छे तरीके से, और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोगों ने इसमें लिए थे। अब हम लोग जो नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज एक्सरे। तो एक्सरे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं एक्सरे है क्या चीज़। दो तरह का चीज़ होता है, एक एक्स रेज होता है और एक एक्स रे होता है। ये एक्स रेज की हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। एक्सरे क्या होता है? वो जो हम लोग फिल्म लेते हैं जिसमें कि किसी भी बोन का स्टडी किया जाता है या फिर इमेज होता है ना, इसको हम लोग एक्स रे बोलते हैं, और इसको हम लोग एक्स रेज बोलते हैं। तो एक्स नाम क्यों है? ऐसा हुआ कि साइंटिस्ट ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस एक्सपेरिमेंट से एक अननोन काइंड ऑफ रे निकला। साइंटिस्ट को पता ही नहीं चला कि ये है कौन सा रे भाई। तो उसको कुछ तो नाम देना था उस टाइम पे। तो जैसे हम लोग मैथ्स में बोलते हैं ना, लेट्स से दिस थिंग इज एक्स, दिस थिंग इज वाई, तो उसने बोल दिया उस रे को ओके। एक्स। ठीक है, उसके बाद से वो एक्सरे एक्स, पढ़िए। ओके। हाँ, एक्स रे ही फेमस है उसके बाद से। हाँ अच्छा, उसके, इसलिए अल्फा बीटा ऐसा रेज आते हैं। हाँ, ओके। तो ये हो गया अल्फा। हमारा एक्सरे और एक्सरेज। तो एक्सरेज कहाँ पे आता है? हमें पता होगा, स्पेक्ट्रल लाइंस अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो गामा रेज, एक्सरेज, फिर अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, उसके बाद फिर इंफ्रारेड, ये वी से ये आएगा, रेडियो और वेव। आर से ये आएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा? माइक्रोवेव, माइक्रो। और ओह सबसे सॉरी। लास्ट में रेडियो वेव आता है। याद रखना, रेडियो सबसे लास्ट में। सबसे हाई वेवलेंथ। यस। यस सर। तो इस जगह पे ये जो एक्सरे है वो एनर्जेटिक रेज है, फोटोन से बेसिकली बोल सकता हूँ। तो इसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक के बीच में होता है? मैं कैसे बोलूँगा कि एक्सरे ये है या नहीं है? सब तो वेवलेंथ अगर पे। जो वेवलेंथ है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, उल्टा ले लिया मैंने, वेवलेंथ हायर उधर है। अगर 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 0.1 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, तो फिर क्या है? ये एक एक्सरे कहलाएगा। तो हाईली एनर्जेटिक बोलने का कौन सा हो गया वेवलेंथ? हाईली एनर्जेटिक। पॉइंट। अगर एक्सरे बोलेंगे तो ये होगा हमारा हाईली एनर्जेटिक एक्सरे। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी हायर। एनर्जी ज्यादा। ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है। तो एनर्जी का जो रेंज है वो भी तुम देख सकते हो कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए। ठीक है क्या? और ये एक्सरे क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, और कुछ नहीं है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। वेव। हाँ, जिसका स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, ये वो सब चीज़। अब प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे देखते हैं किस तरीके से ये प्रोड्यूस होता है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, तो प्रोडक्शन जो है एक्सरे का एग्जैक्टली उल्टा काम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते हैं? एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई। हाँ, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक लाइट एमिट। इफेक्ट में हम लोग किसी भी मेटल सरफेस पे क्या फॉल कराते हैं? फोटोन, फोटॉन्स। फोटॉन्स।
है ना। और फोटॉन्स फॉल करा करके क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन को फॉल कराएंगे, इलेक्ट्रॉन को फॉल प्रोटॉन निकालेंगे। कराएंगे और फोटोन बाहर निकालेंगे, जस्ट उल्टा का। मेरी बात समझ में आई क्या? दिस इज ऐसे कैसे? जस्ट, ओके। आप ना हम लोग करेंगे ना तो पता चलेगा। तुम तो पढ़ के रखे हो, ऐसे कैसे बोल रहे हो है ना। अब देखो, ये तो फर्स्ट टाइम थोड़ी ना पढ़ रहे हो तुम, मैं तो दूसरी बार तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ आई थिंक मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये तीसरी तुम बार तीसरी बार पढ़ रहे होगे। एक बार तो कैसे? 12th में पढ़े होगे, है ना। और हाँ 12th में हाँ, 2 बार पढ़ा होगा एक्सरे तुम, एक बार केमिस्ट्री कैसे? में और एक फिजिक्स में। केमिस्ट्री में नहीं है। पर केमिस्ट्री में थोड़ी है एक्सरे। एक्सरे नहीं बताया था कुछ, थोड़ा सा भी नहीं, इंट्रोडक्शन भी नहीं, नहीं पढ़ाया गया थोड़ा भी होगा तो रिवीजन तो कराया गया होगा रिवीजन। रिवीजन तो हाँ। होता है ये क्या होता है? अच्छा, ऐसा हो गया। कोई बात नहीं। तो फोटोन इससे बाहर निकला। तो अब हम लोग देखेंगे ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हुआ था, ये भी देख लेते हैं। तो एक ट्यूब लेंगे सबसे पहले, और और फिर इस ट्यूब के अंदर कुछ कुछ सामान फिट करेंगे, है ना। और इसका नाम है कुलिज ट्यूब। पुलिच। हम्म। अब इस तरफ क्या करते हैं हम लोग, इस तरफ रखते हैं फिलामेंट, ठीक है, ये है फिलामेंट। और इस फिलामेंट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से कैसे निकलता है, क्या करूंगा मैं कि इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू कनेक्ट करूंगा, ठीक है। एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू कनेक्ट किया तो इस फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण से इलेक्ट्रॉन्स खुद ही खुद बाहर निकले, आया ना। यस सर। इसको यस क्या सर। बोलते हैं, इसका नाम क्या है, थर्माइनिक इमिशन, है ना। क्या? थर्माइनिक इमिशन पहली बार सुन रहे हो क्या? हाँ सर। पहली बार सुन रहे हो हाँ सीरियसली? यस सर, हाँ ये सर। सब सही में हमको नहीं पता था। थर्माइनिक इमिशन मतलब थर्मल इमिशन, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। अगर किसी भी मेटल का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है कि वो उस हाँ सर बैरियर को सुना तोड़ करके बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, है ना। बहुत कम है। अच्छा। यूज़ होता है ये टर्म, इसीलिए शायद ना पता हो। थर्माइनिक इमिशन तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट कराया जाता है। अब कैसे एक्सलेट कराया जा सकता है? एक्सेलरेट। हाँ, एक्सलेट कैसे कराया जा हाँ, सकता है कि मैं, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दूँ इसके क्रॉस। मैंने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। हाइयर पोटेंशियल किस तरफ रखना चाहिए, लेफ्ट साइड या राइट साइड? पॉजिटिव सर राइट टर्मिनल साइड। मतलब कि राइट साइड में, तभी तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। यस सर। हाँ यस सर। अपोजिट अट्रैक्ट। हाँ, यस। बहुत सही बात है, अपोजिट अट्रैक्ट करता है, ठीक है, हंस भी रहे हो तुम। और ये है टारगेट मटेरियल। यहाँ पे एक टारगेट मटेरियल होता है, और ये टारगेट मटेरियल जस्ट सामने रखा जाता है, दिस इज द टारगेट। और बाकी जो होता है वो कोई और मटेरियल होता है, बाकी कोई और मटेरियल होता है। अब समझेंगे हम लोग क्यों कोई और मटेरियल को रखा है, बराबर। और इसको फिर अब हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर दिए।
तो हायर पोटेंशियल होना चाहिए इस तरफ, ये हायर पोटेंशियल दे दिया, और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट कराते हैं हम लोग, ताकि ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट करे और इसके पास यहाँ जब पहुँचे तो इसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद जाकर के इसको हिट करे, बराबर। तो इससे क्या होगा, अगर ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जा करके हिट करेगा तो एनर्जी का लॉस होगा, और अगर एनर्जी का लॉस हुआ तो वो जाएगा कहाँ, ये एनर्जी हीटिंग फोटॉन्स में। के फॉर्म में बाहर निकलेगा, अच्छा। ओके। ठीक है, ये एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो तुम इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जितना ज़्यादा रखोगे, इस फोटोन का एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, आया ना, ओके सर। हाँ। यस सर, नहीं समझ में आया, समझ सर गया समझा सर। सर, उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी फोटोन में, वही लेके बिल्कुल बाहर बिल्कुल। निकला। तो हाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस ये बताएगा कि इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, सही बात क्यों, क्योंकि है। यस हमें सर। पता है कि अगर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सलेट कराओ इलेक्ट्रॉन को, तो उस इलेक्ट्रॉन के ईवी। पास कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है यहाँ पे आकर के, ईवी। EV, ईवी। where E is the charge of the electron and V is the potential difference which we used here. और लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के लिए एक कंडीशन है कि यहाँ पे इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0, ये कंडीशन है, इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, जो कि बहुत जगह पे पता नहीं होता है, बहुत लोगों को पता ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। है। हाँ, यहाँ पे U इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी मैं इस जगह का काइनेटिक एनर्जी EV लिख सकता हूँ, रेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी गेन कर लेता है अगर वे पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करे, तो यहाँ पे देखो, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, इसने एक्सेलरेट करा, तो एक्सेलरेट करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई, EV, ईवी। और यस ये सर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। और अगर ये हाँ, ऑफ पूरा द का इलेक्ट्रॉन। पूरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने पूरा लूज कर दिया, एक बार में टक्कर खाया, टक्कर खाने के बाद टारगेट मटेरियल पे टक्कर खाया और कंप्लीटली रेस्ट पे आ गया, तो सारा एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। सही बात है। हाँ। तो ये यस सर। फोटोन का एनर्जी फिर कितना होगा, जितना एनर्जी इस ईवी। इलेक्ट्रॉन का था। ईवी। तो इधर से मैं ये भी लिख सकता हूँ दैट द एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी इक्वल टू दिस थिंग, बराबर है क्या, अभी तो यस मैं बस सर। ओके। समझा रहा हूँ। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, hc/λ इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू EV, ये है फॉर्मूला, इसे याद रखना, ओके। ठीक है। यस सर। ये चीज, यस। अब और हम लोग आगे चलते हैं और इसको हम लोग देखते हैं। तो लैम्डा इसमें मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, अगर काइनेटिक सबसे एनर्जी का मिनिमम। मिनिमम होगा, है ना। मिनिमम होगा। हाँ। हाँ, तो ये चीज हाँ सबसे सर। मिनिमम होगा, इस जगह पर मैं इसको लैम्डा मिनिमम लिख देता हूँ। ओके। इससे मिनिमम वेवलेंथ पॉसिबल नहीं है, मेरी बात यस समझ सर। में आई क्या, मैक्सिमम। मैक्सिमम एनर्जी। यस यस सर। हाँ, सर। इससे मिनिमम वेवलेंथ पॉसिबल नहीं है, या फिर इसको अगर मैं एच न्यू लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी, तो इससे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यस सर। इस लैम्डा यस मिनिमम सर। को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ कट ऑफ वेवलेंथ, वेव। और इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिंपल सी चीज़ है। तो लैम्डा मिनिमम हमें समझ में आ गया, ये चीज़ होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग
कि यहाँ पे जब ये कोलिजन किया, कोलिजन करने के बाद फिर मटेरियल किस तरीके से चूज किया गया, मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी हुई, उन सभी चीज़ों को हम लोग मटेरियल के अच्छा बारे में। कंटिन्यू। तो मटेरियल जो था यहाँ पे वो कैसा रखा जाना चाहिए? जो लाइक फोटोन दे दे, फोटोन दे दे। ओए, इलेक्ट्रॉन अगर जाकर के इसको स्ट्राइक कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो ये अचानक से रेस्ट पे आ जाएगा। तो इतना जो एनर्जी लॉस हुआ वो सारा का सारा फोटोन में जाएगा क्या? नहीं, ये हीट में भी कन्वर्ट होता है। टंगस्टन टंगस्टन। ठीक है, यस। तो ये हीट में कन्वर्ट हो रहा है और दिस। ऐसे से इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे रेगुलरली इसको ऊपर जाकर के स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हीट सबकी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। सही बात है। इसका मतलब इस टारगेट मटेरियल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और सोचो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया यस। और ये मेल्ट करके नीचे गिर गया, तो फिर खत्म किसके एक्सपेरिमेंट। ऊपर बम्बार्ड करोगे? ये वाले मेटल, जो तो हमारा काम ही नहीं था। तो इसीलिए इस टारगेट मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? इसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होना चाहिए। हाई होना चाहिए, पहला बहुत चीज ज्यादा तो है। मेल्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए हाई। दूसरा, अगर ये हीट को एब्जॉर्ब करते रहेगा, एक ना एक टाइम पे तो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर पहुंच ही जाएगा, है ना, क्योंकि कंटिन्यूसली बम्बार्ड करते जा रहा हूँ मैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं पीछे जो ओके। है वो एक कॉपर का कॉइल लगाता हूँ, और बॉडी जो है वो कंडक्टिंग रखता हूँ, और साथ ही साथ कूलेंट भी, अब तो कूलेंट भी लगाया जाता है पीछे, ताकि ये जो है रेगुलरली इस टारगेट मटेरियल को ठंडा करके रखे। मेरी बात समझ में आई क्या? ओके। मतलब यस। ओके। कूलिंग का सिस्टम लगा दिया। तो ये मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि हीट को फटाफट ट्रांसफर करे। ऐसा नहीं कि हीट को खुद ही पकड़ के रखा है, हीट को ट्रांसफर ही नहीं कर रहा है। तो इसका कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए? ज़्यादा, है ना? ओके। हाँ सर। ओके। हाँ, यस हाँ है सर। ना? हाँ तो इसका क्या होना चाहिए? यस सर। कंडक्टिविटी होना चाहिए ज़्यादा, हाई कंडक्ट। और क्या? और बताओ, और क्या चीज़ सोच सकते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी का? रेजिस्टिविटी स्पेस, कम होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तो कंडक्टिविटी में आ गया ना। हाँ स्पेसिफिक सर। हीट कैपेसिटी, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है भाई? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना क्यों इम्पोर्टेंट? अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैं अच्छे तरीके से बताऊं, तो ये इस बात को बताता है कि वो कितना एनर्जी लेगा 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ाने में। अगर उसे हाँ ज़्यादा हाँ, हीट। एनर्जी यस सर। चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बढ़ाने के लिए, तो हमारे लिए अच्छा बात है। वो अपना मेल्टिंग टेम्परेचर थोड़ा टाइम से पहुंचेगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हम्म, पहुंच रहा यस सर। हाँ, है ना? तो प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक हीट हाई ज्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए, हाई हाई होना चाहिए। होनी चाहिए। ये चीज़ हाई होना चाहिए। और ये सारे जो प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, अगर किसी का जेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उन सभी में ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते अच्छा। हैं हेवियर एटॉमिक मटेरियल। नंबर ओके। क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और भी इसके रीज़न होते हैं, ट्रांजिशन का भी बात होता है, वो हम लोग आगे जाकर के समझेंगे। तो ये मटेरियल के बारे में मैंने बता दिया। और आजकल के मॉडर्न टाइम पे तो यहाँ पे फिल्टर लगाया जाता है इस जगह पे, कि जो डिफरेंट एक्सरे हैं अदर देन द डिजायर्ड फोटोन्स, एक्सरे के लिए वेवलेंथ का हम लोगों ने एक रेंज रखा है। तो जो लोअर एनर्जी के होंगे वो फिल्टर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है? ओके।
तो उससे हमें Okay. प्योर डेंस फॉर्म ऑफ एक्सरे मिलता है। हम लोग जब एक्सरे कराने के लिए जाते हैं अपने बॉडी पार्ट्स का, वहाँ पे इसी तरीके से प्रोड्यूस कराया जाता है एक्सरे से। और एक्सरेज के पास इतनी एनफ एनर्जी होती है कि वो तुम्हारे स्किन को पेनिट्रेट कर सकता है। बात समझ में आई? ओके। तुम्हारे हाँ स्किन सर, को समझ रहा हूँ। पेनिट्रेट कर सकता है, Yes, sir. फोन को लेकिन नहीं कर, हाँ, लेकिन तुम्हारे बोन को नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें तभी होता वहाँ है पे रिफ्लेक्ट। आराम से इमेज मिलता है फिल्म एक्सरे में। समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes, sir. आगे चल, ये चीज़ें मैंने बता दी है। अब मैं बताता हूँ इसका ग्राफ। तो इंटेंसिटी वर्सेस इंटेंसिटी, किसकी इंटेंसिटी की बात हो रही है ये? बोलो। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं, अच्छा। ओके। इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज और वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका? एक्सरे का। हाँ सर। तो जो एक्सरेज का वेवलेंथ है वो इंटेंसिटी के साथ कुछ इस तरीके से वेरी करता है। सबसे पहले हम लोगों ने लैम्डा मिनिमम निकाला था। लैम्डा मिनिमम क्या यस। था? कट ऑफ वेवलेंथ। HC/E Cut off. EV। मतलब इससे मिनिमम वेवलेंथ तुमको एक्सरे में मिल ही नहीं सकता है। तो अगर ये वेवलेंथ का मतलब कि एक्सेस है, तो लैम्डा मीन कहीं यहाँ पे होगा। अब ग्राफ इसके लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में? तो राइट साइड में हाँ बढ़ रहा है ना वेवलेंथ। हाँ, क्योंकि अब वेवलेंथ बढ़ना चाहिए, इससे कम वेवलेंथ नहीं होना चाहिए। तो Okay. ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलता है, इस टाइप का ग्राफ। दिस इज कंटिन्यूस एक्सरे। अभी तक हम लोग ये जो पूरा पढ़ रहे थे वो क्या था? कंटिन्यूस एक्सरे। कंटिन्यूस ऐसा ना, क्या बोल रहे हो? कंटिन्यूस से मतलब क्या बताना चाहते हैं? कंटिन्यूस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सारे वेवलेंथ हमें मिले हैं, ये इस तरीके से दिख रहा है ये? यस इसमें सर। कहीं पे भी हाँ. कोई वेवलेंथ मिसिंग नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कंटिन्यूस ग्राफ है या फिर नॉन, ओके, इधर मिसिंग नहीं है। अच्छा, किसी में मिसिंग भी होता रहेगा इसलिए। वो हम लोग समझेंगे। दूसरा तरह का एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होता है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे अभी जस्ट इसके बाद हम लोग करेंगे। तो ये हमारा कंटिन्यूस एक्सरे है। और कंटिन्यूस एक्सरे अगर हमने बोला है, तो इसमें जो सारे वेवलेंथ है वो प्रेजेंट है। चलिए, ठीक है। तो इसमें सारे वेवलेंथ प्रेजेंट होंगे, सारे वेवलेंथ। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये जा करके टक्कर खाया, तो टक्कर खाने के बाद फिर फोटोन निकला। उस समय तो मैंने सिर्फ एक ही फोटोन के बारे में बात करा था, वो है ये वाला। लेकिन इसके क्रॉसपॉन्डिंग एनर्जी कहाँ से निकल रहा है? ये सब एनर्जी कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे फोटोन। तो बेसिकली हुआ और क्यों लो कि ये एनर्जी जब वाले। इलेक्ट्रॉन जा करके स्ट्राइक करता है, तो एक ही बार में सारे एनर्जी लूज नहीं करता है। उसको कोलिजन्स रिक्वायर्ड होते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स रिक्वायर्ड होते हैं एनर्जी को कंप्लीटली लूज करने में। तो ये पहला कोलिजन किया, इससे एनर्जी निकलेगा। ये हाँ। दूसरा कोलिजन किया, इससे एनर्जी निकलेगा। तीसरा कोलिजन किया, इससे एनर्जी निकलेगा। तो वैरायटी ऑफ वेवलेंथ्स निकल रहे हैं, क्योंकि एनर्जी तीनों का अलग सेम तो नहीं होगा, अलग अलग होगा। हाँ.
यस तो सर, वेवलेंथ भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। और ऐसे ऐसे अनगिनत कोलिजन हो रहे हैं, मिलियंस ट्रिलियंस में हो रहे हैं, बराबर। अच्छा सर, इधर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यस जैसा सर, नहीं है, जैसे कि वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन, नहीं, वैसा फोटो केस इलेक्ट्रिक नहीं है? इफेक्ट में भी बहुत सारे होते हैं, मिलियंस ऑफ फोटोन्स कॉल कराए जाते हैं। लोग तो बातें बस 5-10 के लिए कर सर, रहे थे, दिखाने के तो लिए। नहीं है, जैसे आपने बताया था कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से ही कोलाइड करता है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर करता है, इधर नहीं होता ऐसा? वैसा कंपलसरी नहीं था, वो प्रोबेबिलिटी था, पहला चीज तो ये। और हम लोग एज्यूम करें तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, वहां पे ऐसा था। लेकिन यहाँ पे हाँ, क्या है कि होता है। एनर्जी का लॉस हुआ ओके, तो फोटोन निकला। ठीक है, कुछ पार्ट हीट एनर्जी में का चला लॉस जाएगा, हुआ। कुछ पार्ट ये फोटोन में चला जाएगा। अब समझते हैं हम लोग आगे बात को। ये था हमारा कंटिन्यूस एक्सरे, जिसमें कि हम लोग बोल सकते हैं कि लैम्डा मिनिमम के क्रॉसपॉन्डिंग बहुत ही कम फोटोन निकलते हैं, मतलब हाईली एनर्जेटिक फोटोन बहुत कम निकलते हैं। और सारे रेंज होते हैं वेवलेंथ के, बराबर। अब हम लोग एक्सरे देख, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें हैं बताने के लिए। पहले तो मैं फिलामेंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताता हूँ, और फिर दूसरा पोटेंशियल था, उसको बढ़ाऊंगा तो क्या होगा। पहला चीज़, फिलामेंट के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मुझे ये बताओ, क्या फर्क और पड़ेगा। फास्ट निकलेगा और फास्ट निकलेगा। फिलामेंट। हाँ, यही था ना। फिलामेंट जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स हाँ कम निकलेंगे। ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेंगे, ज्यादा होगा। प्रोडक्शन हाँ, ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। पोटेंशियल हाँ उनके, डिफरेंस। हाँ, पोटेंशियल यस डिफरेंस सर, अगर मैंने बढ़ाया तो इधर से टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण से इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा अब निकलने लगेगा बाहर। हाँ यस हाँ तो सर, तुमने नंबर हाँ, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा दी। ठीक है, अब बताओ अब क्या होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया, अब इससे क्या इफेक्ट होगा। नंबर ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ फोटॉन्स। जाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, निकल जो रहे थे। उसके बाद क्या होगा, इस ग्राफ पे क्या इफेक्ट होगा। और वेराइटीज हाँ मिलेंगे क्या? हमें उतना ही मिलेगा। इस ग्राफ पे क्या इफेक्ट होगा। इंटेंसिटी बढ़ जाएगा ना, बिल्कुल, हाँ, एक्सरे का। इंटेंसिटी बढ़ इंटेंसिटी जाएगी, बढ़ेगा। इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो ये ग्राफ थोड़ा ऊपर हो जाएगा सिर्फ। क्या लैम्डा हाँ मिन पे कोई इफेक्ट होगा क्या। लैम्डा मिन मिनिमम बढ़ेगा नहीं, घटेगा या सेम रहेगा। मिनिमम सेम। सेम रहेगा। सेम रहेगा। सेम रहेगा, तो ये लैम्डा वो तो मिनिमम तो हम लोग सेम पे है। है ना। हाँ, तो ये ग्राफ Yes. इस टाइप का, इस वाले में हम लोग बोल सकते हैं एट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फिलामेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फिलामेंट, ये डैश बोलो, तो ये डैश क्या होगा, फिलामेंट के क्रॉस वाला ज़्यादा होगा। था। बात समझ में आएगा। यस सर। अब अगर यस मैं सर, दूसरा हाँ सर। पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहा हूँ, इट इज़ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अब इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा। उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन थे की। उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। इसके बाद क्या होगा। सर, और जोर से स्ट्राइक करेंगे तो लैम्डा मिनिमम और कम हो जाएगा। लैम्बडा मिनिमम, हाँ और कम हो जाएगा, यस सर। हाँ, तो जो फोटोन से निकल रहे थे वो और ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन्स निकलेंगे, यस सर। एनर्जी ऑफ द फोटोन विल इंक्रीज। और किस फॉर्मूले से हम लोग ये बता सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना। हाँ यस सर, यस सर। इज इक्वल टू ई वी, इस फॉर्मूले से हम लोग बता सकते हैं।
तो इसमें जो लैम्डा मिनिमम है वो घटेगा। जो ग्राफ है, ग्राफ कैसा दिखेगा तुम, वापिस से जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा इस जगह से, सही है। ये लैम्डा हाँ मिनिमम डैश है। और इन दोनों केस में हम लोग क्या वेरिएशन देख सकते हैं कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक्सेलरेटिंग डैश और ये वी एक्सेल, दोनों में ज़्यादा कौन सा है, वी डैश एक्सेलरेटिंग इज ग्रेटर देन एक्सेल। ठीक यस है, ये चीज़ यस पता चल गई। ठीक है, अब ये जो इंटेंसिटी चीज़ है, सेम रहेगा ना। अगर हाँ इंटेंसिटी हमारा वैसा ही रहेगा। लैम्डा मिनिमम के बारे में बात कर लेते हैं। लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू एच सी बाई वी, ओके हाँ है ना। यस सर अच्छी भाई और हाँ इसको अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ 0.2400 डिवाइडेड बाय बी, बी हम लोग वोल्ट में लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम में आता एंगस्ट्रॉम है। है एंगस्ट्रॉम। लैम्डा मिनिमम का शॉर्ट वे में फॉर्मूला बन गया 0.2400 डिवाइडेड बाय बी होल, और ठीक है क्या, यस सर ये हाँ हो गया। सर। अब चलो आगे चलते हैं। जेड के वेरिएशन के बारे में भी हम लोग देखेंगे बाद में ओके कि अगर मेटल को हम लोगों ने चेंज किया, टारगेट मटेरियल को चेंज करा तो क्या होगा वेरिएशन, वो भी हम लोग देखेंगे। तो लेकिन अब पहले कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कोई अलग तरीका नहीं है रे एक्सरेज को निकालने का। मेरी बात समझ में आई क्या? मटेरियल चेंज करना है। नहीं हाँ नहीं, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस थोड़े अपने अंडरस्टैंडिंग को एक्सपांड करने की। ये जो भी चीज़ हो रहा था कंटिन्यूस में और कैरेक्टरिस्टिक में, दोनों में होगा, बस उसी चीज़ को हम लोग और अच्छा थोड़ा डिफरेंट वे में देखेंगे। बेसिकली जब ग्राफ निकाला गया था तो हम लोगों ने सोचा था कि ग्राफ ऐसा बनेगा एक्सरे का, ठीक है, इंटेंसिटी वर्सेस वो वेवलेंथ का जो ग्राफ था ऐसा बनेगा, लेकिन मुझे ग्राफ कैसा मिला, ऐसा, ये ऊँट की पहाड़ वगैरह की तरह मिला। टच कर रहा है क्या वो? हाँ, ये इस तरीके से स्पाइक्स था, ऐसा स्पाइक्स था। नहीं नहीं सर, वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है फिर। नहीं नहीं, इन्फिनिटी इन्फिनिटी है को ना? टेंड नहीं कर रहा था, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा, लेकिन स्पाइक्स थे, काफ़ी अच्छे खासे स्पाइक्स थे। हाँ तो ऐसा ग्राफ मिला ओके हमें। अब मेरा दिमाग खराब हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढना स्टार्ट करा कि भाई ऐसा क्या हुआ जो स्पाइक्स वगैरह मिले। तो अभी तक हम लोग इसको कंटिन्यूस एक्सरेज बोलते थे। जब हमें आंसर पता चल गया तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया स्टूडेंट को समझाने के लिए। कंटिन्यूस एक्सरे देखो इस तरीके से होता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे स्पाइक्स आने का रीजन क्या है, बराबर है। यस सर। हाँ, यस सर तो आपको वैक्सीन आपने लिया बाद में? तो मैं सुन रहा हूँ यस ऐसा सर। कि वैक्सीन से और ज़्यादा उल्टा असर पड़ रहा है, और उल्टा? कुछ, हाँ उल्टा असर पड़ रहा है और कुछ के डेथ्स भी हुए हैं। सर आपने मतलब दैट कुछ एक्सटर्नल लिया या फिर सर आप बेड रेस्ट से मैंने लिया ही रिकवर नहीं, हो गया था? कुछ नहीं लिया? बेड रेस्ट से ही रिकवर हो गया था। बस डॉक्टर सर से तो फिर दिखाया आपने था कोई बहुत ट्रीटमेंट सारे। वगैरह नहीं ली हाँ, ट्रीटमेंट लिया ना ऑफकोर्स, एक्सरेज वगैरह कराया था, सीटी स्कैन कराया था, ब्लड टेस्ट कराया था, स्वैब टेस्ट वगैरह तो होता ही है। तो डॉक्टर ने फिर देख करके हर एक चीज़ को एनालाइज किया, फिर जा करके बोला ठीक है अभी आप ये मेडिसिन लीजिए, ये चीज़ कीजिए। तो हर एक चीज़ दे दिया था। 4 दिन तक तो मतलब कि मान लो कि हमारा फीवर था और वीकनेस भी था। 4 दिन के बाद सर आप हमारा फीवर खत्म हो गया था, सिर्फ वीकनेस था। और वीकनेस ऐसा नहीं, बहुत ही खतरनाक, उठने में हाँ वो तो प्रॉब्लम है होता है, और हाँ सर बात किया था उस दिन में। बॉडी पेन और जॉइंट पेन होता 15 था।
उसके बाद 15 फिर दिनों के लिए रहता है वो फिर तो। 8 दिन के बाद उसके बाद फिर वो जैसा तुम खाना खाओगे, जिस तरीके से चीज़ें करोगे, उस तरीके से तुम्हारा रिकवरी भी होता है। तो फिर वीकनेस जो है वो यस। 8 दिन के बाद मतलब कि ऑलमोस्ट 25% बचा था। हाँ, बहुत ओके। ज़्यादा खत्म हो गया था। उसके बाद फिर आराम से मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहे, और तब तक टैबलेट चलते रहता है, मेडिसिन चलते रहता है। और फिर 14 डेज के बाद मतलब थोड़ा सही हो गया फिटनेस वगैरह सब। सर आपने ये टेस्ट कैसे पॉजिटिव पता चला? आपने आरटीपीसीआर कराया था या फिर ये नॉर्मल रैपिड टेस्ट? कैसे पता चला था आपको आरटीपीसीआर कराओ ना, पॉजिटिव? और क्या कराओ। टेस्ट जो होता है हर एक का, वही टेस्ट कराया मैंने। गले में डाल के टेस्ट करते हैं ना, ब्लड टेस्ट तो एक हुआ अच्छा, ही दो टेस्ट टाइप है। के होते हैं। दो टाइप के है ना टेस्ट, एक तो वो रैंडम टेस्ट है जो सिर्फ नाक में डालेंगे, और एक आरटीपीसीआर है जो नाक में भी डालेंगे और गले में भी, हाँ, दोनों से दोनों सैंपल लेते हैं। दोनों से। आरटीपीसीआर ही लेते हैं हमेशा तो, अगर कंफर्म अच्छे तरीके से। हाँ, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। आपका रिएक्शन क्या था? मतलब मेरे को तो फट जाती है मेरे को किस बात की रिएक्शन से? नहीं, टेस्ट करवाना। पॉजिटिव वो टाइप। हाँ, तो नहीं नहीं पॉजिटिव हो गया, या तो रहेंगे या तो जाएंगे ऊपर, इससे ज़्यादा क्या होगा। बात खत्म। इसके लिए टेंशन लें कि अरे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। दिमाग में हर एक चीज़ प्लानिंग करके चल रहा था। हाँ चलो, अगर हो भी गया ऐसा कुछ तो क्या क्या करके रखना चाहिए, सारी चीज़। हाँ, खैर, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हम लोग देख रहे हैं ना। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में क्या, हाँ, इको आ रहा है किसी न किसी से तो। म्यूट करते हैं। म्यूट कर माइक्रोफोन लो। यूज़ क्या करो, ईयरफोन। ईयरफोन यूज़ हाँ करोगे सर ना। वही यूज कर रहे हैं। हाँ, ईयरफोन ही है। हाँ, आजकल तो ऐसा होता है ईयरफोन भी लगा लो फिर भी इको आता है। किसी किसी में मैंने देखा है, बात करते टाइम पे भी ऐसा होता है। वार्निंग का हम आरडी के सर वॉइस पे करते हैं हम लोग तो पूरा लेक्चर। क्या वॉइस पे करते हैं? वो लोग मतलब वो लोग हेडफोन नहीं लगाते, बोल के ही करते अच्छा, तो तुम लोग को इको आता है क्या? हैं। नहीं नहीं नॉर्मली नहीं आता नहीं। ठीक है, कोई नहीं। एक्चुअली मुझे रिकॉर्ड करके डालना होता है ना, तो उसके कारण से तुम लोग जब बाद में सुनोगे तो तुम्हें इरिटेट नहीं लगेगा, वो आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए। और कोई, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में अब मुझे देखना है कि वो जो स्पाइक्स आए थे वो क्यों आ रहे हैं और क्या रीज़न है उसका। तो होता यूँ है कि ये जो होता है हमारा टारगेट मटेरियल, जैसा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि काफ़ी एनर्जेटिक हैं, वो स्पीड में मूव करते हुए इसके ऊपर जाकर के टक्कर खाता है, बम्बार्ड करता है। ठीक है, और बम्बार्ड करने के बाद क्या होगा, सॉरी, एनर्जी को लूज करेगा। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं। क्या मतलब कि जो टारगेट मटेरियल है, इस जगह पे होता है न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। हमें पता है ये बात, समझ में आ रहा है? अरे माइक ऑन कर लो हाँ तुम लोग। ओके। हाँ। हाँ, यस सर। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ढेर सारे रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो जो दूर से आया है, वो इलेक्ट्रॉन अंदर जा करके इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है। अच्छा इतना डीप होता है क्या? इतनी ज़्यादा ओके काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, ओके। इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है। तो खुद तो बाहर है ही है, और इस इलेक्ट्रॉन को भी नॉकआउट कर दिया। ऐसा नहीं कि वहां पे रिप्लेस जाके, कर लिया। नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, खुद तो बाहर है ही है, इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर कर दिया। तो वहां पे क्या हो जाएगा, वैकेंसी। वैकेंसी हाँ। इस जगह पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, ये आ गया वैकेंसी, और एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है ही। तो जब भी वैकेंसी क्रिएट होता है तो हायर स्टेट के इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और इस वैकेंसी को
खत्म करेगा। ओके, फुलफिल। और अगर ऐसा होता है तो इधर से एनर्जी बाहर निकलेगी। दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। और ये फोटोन की जो एनर्जी है वो किसके किसके बीच का है? n is फर्स्ट equals और to 2, सेकंड। n is equals to 1. Plus to So one. this energy हाँ is equals to the energy difference between n is equals to 2 to n is equals to 1. क्या ये एनर्जी ऑफ फोटोन फिक्स्ड हो गया? हाँ, वो तो फिक्स है ना, ये तो शेल्स के फिक्स्ड है। बीच में। और हाँ जब भी मुझे वो एक ऐसा एनर्जी मिलेगा तो मैं बोलूँगा अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को उसने नॉकआउट किया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि ये इसी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करे, इस इलेक्ट्रॉन को भी तो नॉकआउट कर सकता है। वो भी हाँ, सही है। वो भी सही है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया तो इस तरीके से वेरिएशन हो सकते हैं बहुत सारे, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नेमिंग सिस्टम डिज़ाइन, ये है। अच्छा, के एलिमेंट। हाँ, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 के क्रॉसपॉन्डिंग है, जिसको हम लोग के सेल बोलते हैं, सॉरी एल एम एन, इस तरीके से बोलते जाते हैं, ठीक है। और जो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हुआ है, वैकेंसी के सेल में हुआ है, तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एनर्जी जाएगा उसे हम लोग के अल्फा बोलेंगे। अल्फा। यस। और अगर एम सेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन के सेल में आता है तो क्योंकि के के में बेटा। आ रहा है तो इसीलिए हम लोग के बोलेंगे अल्फा बीटा गामा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर, एक एक ऊपर यस सर ऐसा बढ़ता है है। ना। अब उसी तरह अगर सोचो कि एल सेल में किसी भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया गया और वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ तो एम सेल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? नीचे आएगा और एल हाँ वैकेंसी को फिल करेगा। तो इधर क्या है, क्योंकि एल में आ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एल अल्फा, पहला एल अल्फा एल होता है। दूसरा क्या होता है? बीटा। ये ये हो जाएगा एल बीटा। उसी तरीके से ये वाला भी हो सकता है, विच विल बी एम अल्फा, है ना। यस सर तो यस सर। ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पॉसिबल है। के अल्फा, के बीटा, के गामा, एल अल्फा, एल एल बीटा, एम एम एल गामा, एम अल्फा, ये सारी यस। चीज़ हो सकते हैं। अब देखो जो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, जो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर गामा के आने की प्रोबेबिलिटी के सेल में बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? अल्फा की, अल्फा पहला ही। है ना। तो इसीलिए के अल्फा और के बीटा मुझे अच्छे तरीके से दिखता है, के गामा उतने शार्प नहीं दिखता है, बराबर है। ओह। ओके तो ओके यहाँ पे के गामा की पॉसिबिलिटी होने की बहुत ही कम है, तो इसीलिए इस पे स्पाइक्स भी मैं थोड़ा फेडेड, उसकी इंटेंसिटी कम है, मैं ये बोल रहा हूँ। इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज नहीं होगा। अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुआ है ये वाला, ये किसके करस्पॉन्डिंग था बताओ? के अल्फा है ना। के सेल में आया है तो के नाम होगा। हाँ, और पहला वाला या दूसरा हाँ ट्रांजिशन है? पहला ट्रांजिशन है तो अल्फा होगा, पहला ही है। अल्फा तो के अल्फा। ओके ये के अल्फा है तो यहाँ पे के अल्फा का तो एनर्जी फिक्स्ड है, यही एनर्जी निकलना है। हाँ। और ये एनर्जी हमें बताएगा कि कौन सा एलिमेंट है। अगर तुम्हें ये एनर्जी पता चल जाए तो क्या तुम एलिमेंट नहीं बता सकते हो? बिल्कुल हाँ बता सकते हैं, क्योंकि अच्छा, ये, फिक्स्ड है। अच्छा, हाँ, हाँ। क्योंकि ये हर एनर्जी एलिमेंट। सिर्फ और सिर्फ इसी एलिमेंट में आएगा और किसी एलिमेंट में आ नहीं सकता, ओके। ओके हाँ बराबर। इसीलिए इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस। कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये इसकी पहचान है। समझ में आया क्या? नाम यस सर। नाम समझ में यस आया? सर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्यों यस बोला हम सर। लोगों ने? क्योंकि हाँ इससे सर हम लोग किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट। तो एक्सरे क्या क्या चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है? एक तो हमने देख ही लिया, बोन वोन्स वगैरह चीज़ें हैं तो उसके लिए।
और दूसरा चीज़, अगर कोई अननोन एलिमेंट है तो उसका जेड वैल्यू आ सकता सही है। है। ठीक है, तो अब मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ कैसा होगा, ये हो गया इसका ये, और ये इंटेंसिटी और ये वेवलेंथ। तो इंटेंसिटी किसका हो जाएगा, एक्सरेज का, और वेवलेंथ एक्सरेज का। तो क्या होगा, ये इस जगह से ऐसा जाएगा ग्राफ। ये तो हमें कंटिन्यूस एक्सरे में पता चला ही था, लेकिन ये जो के अल्फा बाहर निकला है और के बीटा एनर्जी एक्स्ट्रा में आया है, ये सारे एनर्जीज भी यहाँ पे दिखेंगे। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन वही पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो कंटिन्यूस एक्सरे में हमें पता चल रहा था कि कोलिजन करने के कारण से एनर्जी ये वाला बाहर निकला है, तो हम लोग इतना ही एनर्जी पुट कर रहे थे। लेकिन ये जो एनर्जी है वो यहाँ पे भी एनर्जी है, इसका मतलब इसकी एनर्जी का अमाउंट बढ़ चुका है, और एनर्जी का अमाउंट बढ़ा है तो इंटेंसिटी भी का बढ़ेगा, और इंटेंसिटी बढ़ा तो यहाँ पे एक स्पाइक दिखेगा। ऐसा बात समझ में आया क्या? नहीं तो देखो, सर एक बार वापस बताओ। स्पाइक आया क्यों, मुझे वो बताओ। हाँ वही सर नहीं समझा। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि किसका एनर्जी ज़्यादा है, के अल्फा का या के बीटा का एनर्जी। एनर्जी तो के अल्फा, के सॉरी अल्फा के बीटा, बड़ा बड़ा, के बीटा, के बीटा। के बीटा का एनर्जी ज़्यादा है हाँ किसके ओके, एनर्जी हाँ से, सॉरी, के अल्फा से। के ठीक अल्फा है क्या, से। तो वेवलेंथ हाँ, यस किसका सर। ज़्यादा होगा, के अल्फा का या के बीटा का। के इनवर्स, अल्फा का ज्यादा होगा। इनवर्स रेशियो होता के है ना। अल्फा, के अल्फा का ज्यादा होगा। के अल्फा का ज़्यादा होगा। यस सर। अब मुझे यहाँ पे दो वेवलेंथ का स्पाइक मिल रहा है, के अल्फा का और के बीटा का कॉरस्पॉन्डिंग। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका है, के अल्फा का। लैम्डा के बीटा। के अल्फा यहाँ पे आएगा, और दूसरा स्पाइक अगर सपोज मिला है मुझे, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, लैम्डा के अल सॉरी उल्टा बीटा, नहीं लिखा सर। हाँ बीटा है, ये अल्फा है। हाँ, ठीक है, ये इसके करस्पॉन्डिंग। यस। यस, तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक। अभी मैंने ये सारे बनाए नहीं, ये सभी का नहीं बनाया। ठीक है? के गामा भी इसके नेक्स्ट आएगा, नहीं जो भी है, और अब कुछ आएगा ना। अभी देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इंटेंसिटी ज़्यादा कैसे हो सकता है, इंटेंसिटी ज़्यादा नंबर ऑफ, करने का तरीका है कि तुम एनर्जी को बढ़ा दो, इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी को बढ़ा दो। मान लो कि ये लैम्डा वन एनर्जी है, तो लैम्डा वन तो इस ये जगह से कैसे निकल, आवाज आ रही है। लैम्डा वन इस जगह से निकल ही रहा था एनर्जी, हाँ सर। और हाँ, लैम्डा वन जो है हाँ, तुम्हारा इधर से भी निकला, ओके। तो एनर्जी एक्स्ट्रा हुआ ना, और एनर्जी एक्स्ट्रा हुआ तो इंटेंसिटी भी बढ़ गया। लेकिन ये सिर्फ इंटेंसिटी लैम्डा वन के लिए बढ़ा है, तो इसीलिए स्पाइक आएगा ऐसा एकदम साफ। म्यूट कर लो यार, कोई तो आवाज़ कर रहा है। तो इस टाइप से स्पाइक आएगा, और फिर मुझे इस स्पाइक से पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल है। मेरी बात समझ में आई ओके। क्या? यस सर। ठीक है, इतना यस डिटेल्स में सर। समझने की ज़रूरत नहीं है, बस यस इतना सर। सा समझो। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गया कि ये लैम्डा के अल्फा और लैम्डा के बीटा क्यों हुआ, तो आई थिंक इतना इनफ है उसके लिए क्वेश्चन करने। ठीक है, ठीक है, हाँ समझ गया कि अल्फा बड़ा क्यों। तो इसीलिए हम लोग इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलते हैं।
अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, लेट्स से एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ग्राफ दिया गया है और वो कुछ इस टाइप का है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2 और बोला गया कि इसमें से दिस इज 1 एंड दिस इज 2 बोला गया इसमें से कोई एक के अल्फा है और एल अल्फा है। तुम्हें बताना है कि 1 के अल्फा है या फिर 2। इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा। सर ऑफकोर्स 1 होगा ना। एक सेकंड सोचने दीजिए सर हाँ हाँ थोड़ा। तो बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से सोच। हाँ सर 1 होगा सर, लैम्डा के अल्फा, और वो सेकंड वाला एल अल्फा का होगा, क्योंकि सर एनर्जी ट्रांजिशन ज्यादा इसका होगा ना के अल्फा का एज कम्पेयर टू एल अल्फा। सभी कोई कर लो। सर 1 k अल्फा है। यस सर 1 के अल्फा सेकंड एल अल्फा। 1 k अल्फा है सर। देखो के अल्फा और एल अल्फा के बारे में जानते हैं। ये जो है ये के अल्फा का ट्रांजिशन है और ये जो ट्रांजिशन है वो एल अल्फा का ट्रांजिशन। एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? एनर्जी ऑफ फोर्स एनर्जी k अल्फा का। के अल्फा। के अल्फा का के ज़्यादा अल्फा होगा। का। हाँ। हाँ ज्यादा गैप है। बिल्कुल। तो वेवलेंथ किसका ज़्यादा हो जाएगा? सर के एल सॉरी एल अल्फा। एल एल अल्फा का। अल्फा का। और अगर वेवलेंथ इसका ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा तो वेवलेंथ राइट कौन सा होएगा है? लैम्डा 1 या लैम्डा 2? सेकंड। लैम्डा 2। सेकंड वाला। तो ये जो चीज़ है ये लैम्डा 2 करस्पॉन्ड करता है। इसका अच्छा मतलब ऐसे क्वेश्चन लाएंगे। हाँ सेकंड इज व्हाट? सेकंड इज ट्रांजिशन टू एल अल्फा। एल अल्फा। एल अल्फा सही है। क्लियर है? हाँ यस सर। हाँ सर समझा। बेसिक क्वेश्चन इस टाइप से आता है। आगे चलते हैं मॉसलेस लॉ में। उसने मजे में क्या क्या। यस अच्छे से बोला करो मॉसलेस लॉ। ठीक है? मोजलेस सर रिकॉर्ड नहीं हुआ। मॉसलेस लॉ तो अच्छा है, यहाँ पे कोई गर्ल्स नहीं है। क्या नहीं है? तो मॉसलेस लॉ में क्या है? ये जो ऊपर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे वगैरह देखा ना, उसी से रिलेटेड चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे। बेसिकली मॉसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने एक ग्राफ बनाया। किसके बीच ग्राफ बनाया? रूट ओवर फ्रीक्वेंसी और जेड रूट ओवर फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एलिमेंट, है ना, एटॉमिक नंबर। जिस और एक डिफरेंट हाँ। डिफरेंट एटॉमिक नंबर का वो फ्रिक्वेंसी का रूट अंडर निकाला। लेकिन किसके लिए? वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए निकाला, कंटिन्यूस के लिए नहीं, कैरेक्टरिस्टिक का निकाला। कैरेक्टरिस्टिक कौन सा? स्पाइक्स द्वारा। गॉडजिला का जो ओके। पीठ पे होते हैं ना बैक पे, हाँ, उसके स्पाइक। आप भी देखते हो? मैं सब तो देखते बहुत कुछ देखता हूँ, तुम तो अभी बहुत ही कम देखते हो। तो ये रूट अंडर ऑफ न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी और दिस वन इज जेड, और वही स्पाइक्स का फ्रीक्वेंसी को इसने प्लॉट किया। सारी डिफरेंट डिफरेंट
एलिमेंट के लिए, एक Z1 है, Z2 है, Z3 है, Z4, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए उसने देखा, और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी आएगा दैट विल बी डिफरेंट। समझ में आया क्या? 1 या 2 हाँ 3 सर, वो तो ओके, डिफरेंट ही हाँ, रहेगा ना। इस तरीके से वो तो यस सर, कोऑर्डिनेट्स, हाँ इस तरीके से मुझे कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब अच्छा, ये फिर जो, उसके हाँ उससे ये जो फॉर्मूला है, निकालना। हाँ ये जो है, ये क्या सिर्फ के अल्फा के क्रॉसपॉन्डिंग होगा, इस तरीके से के बीटा के लिए भी हो सकता है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वन यस डैश सर। हाँ म्यू टू डैश म्यू थ्री डैश, और इस तरीके से एल अल्फा के लिए भी हो सकता है, ढेर सारे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं इन कोऑर्डिनेट को ले करके, ये तुम्हारा एक्स वाला हो जाएगा और ये वाला वाई हो जाएगा, इन कोऑर्डिनेट को ले करके मैं एक ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ। तो ऐसा देखा गया कि जितने भी सारे कोऑर्डिनेट्स है वो सभी के सभी एक लाइन पे आने की कोशिश, एक लाइन से पास कर रहा था, या फिर एक लाइन के आसपास में आ रहा था, स्ट्रेट लाइन के आसपास। और फिर दूसरे के लिए भी किया गया, तो दूसरे के लिए के बीटा के लिए मान लो, तो सभी जो कोऑर्डिनेट्स थे वो एक लाइन पे आ रहे हैं, और फिर इसके हिसाब से उन्होंने एक इक्वेशन दिया। इक्वेशन क्या दिया? उन्होंने बोला कि रूट ओवर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ 8 टाइम जेड जेड माइनस माइनस वन। बी। ये फॉर्मूला यस सर। बताया। अब इस फॉर्मूले को भी समझेंगे, उस समय तो ओके, इसका कोई प्रूफ नहीं था, उन्होंने बस ये एक्सपेरिमेंट करके, इसीलिए तो लॉ बोला जाता है। लॉ का क्या मतलब होता है? उसका कोई प्रूफ नहीं है, बिना डेरिवेशन नहीं सोचे है। समझे हाँ ना, बिना सोचे दे समझे दिया। नहीं मतलब प्रूफ नहीं। नहीं। एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जिसमें सारे वैल्यूज पुट करो फिट करता है, लेकिन वो डिराइव कैसे होगा उसका पता नहीं, ये प्रूफ कैसे होगा, ऐसा हुआ क्यों पता नहीं, एक्सप्लेनेशन पता नहीं। बाद में इसका ओके। एक्सप्लेनेशन भी आया, तो एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में, जैसे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो उन्होंने बस फॉर्मूला दे दिया कि हाँ देखो भाई, कभी भी तुम डेटा पुट करो हमेशा सही आंसर देगा, लेकिन आया कैसे मुझे नहीं पता, ये तो तुम लोग फाइंड आउट करना बाद में। मजा मतलब। तो हाँ इसी यस सर। तरीके से तो ओके, मॉसलेस लॉ, बाद में उसका भी प्रूफ आया ना। मॉसलेस लॉ में ये चीज़ है। अब इसको किस तरीके से बोला गया? मॉसलेस लॉ मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्स फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ ओके। एक्स एलिमेंट्स, ठीक है, और उसको प्लॉट किया एंड प्लॉटेड द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट अगेंस्ट, लिख दीजिए। अगेंस्ट जेड, बराबर है। और उसने फिर क्या देखा? ही डिस्कवर्ड दैट द प्लॉट इज वेरी क्लोज टू a straight line स्ट्रेट लाइन। but not passing through the ओके, origin, not passing, not passing जेड इक्वल टू 0 है ही नहीं। origin, क्योंकि इस इक्वेशन को अगर तुम देखो, इस इक्वेशन से तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये origin से पास नहीं होगा। ओ कैसे? हाँ, y ऐसा is equals सब to है। mx plus c, यस सर, हाँ, है ना? यस सर। यस सर, तो ये था मॉसलेस लॉ। उसमें a और b क्या चीज़ है उसको भी थोड़ा सा उन्होंने बताया। यहाँ पे a and b आर कॉन्स्टेंट्स, वो था कॉन्स्टेंट्स। अब देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग ए और बी को जानेंगे। जैसे बी को हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, शील्डिंग फैक्ट पता ही होगा तुम्हें, हाँ सर, केमिस्ट्री में हाँ पढ़ा है। सर, है ना? चलो, हाँ, तो अगर कोई भी फोटोन बाहर निकलता है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो फोटोन बाहर निकलता है, और इस एनर्जी ऑफ फोटोन कितना लिखते हैं हम लोग? चेंज इन द मतलब वो दोनों के बीच का गैप है, एनर्जी का एक्सिबल गैप है ना, है। E1 माइनस ऑफ E2 का मॉड ले लेता हूँ मैं, मैग्नीट्यूड का ही होता है। और ये चीज़ हम लोगों ने निकाला था, याद करो अगर तुम्हें अच्छे तरीके से याद हो, कि 100 बग। हाँ, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, उसके टाइम निकाला था ना। हाँ आर इंटू जेड स्क्वायर था ना। हाँ, आर जेड्स पर 1 बाई हाँ, एन वन यस प्लस सर, माइनस 1।
1/n1² माइनस 1/n2²। N2 तो एनर्जी यस ऑफ सर, फोटोन कितना आ जाएगा? ये तो वेवलेंथ ऑफ द फोटोन था। एनर्जी ऑफ एच सी से फोटोन कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? इसी HC से मल्टीप्लाई करेंगे। आर सी एच सी बाय लैम्डा, ये हो जाएगा एच सी आर जेड स्क्वायर। लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, ऊपर क्या है? रूट अंडर ऑफ न्यू है ना फ्रीक्वेंसी, रूट अंडर ऑफ न्यू वाला चीज चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं चाहिए। एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते तो एच न्यू लिखेंगे और हैं। रूट हाँ, ओवर, अच्छा सी आर का रूट ओवर, सही है। सी बाय लैम्डा पी, अभी हम लोग ये जेड स्क्वायर, और 1/n1² माइनस 1/n2², और ये क्या आ जाएगा? न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी आर जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। सही है क्या? अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला बोर्स मॉडल के हम्म, कॉन्सेप्ट को यूज करके निकाला, लेकिन वहां पे क्या यूज किया गया था? वो ये बोला था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, हाँ, यस सर। यहाँ तो मल्टी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लाइक सिस्टम। एटम्स। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जेड के वैल्यू को इफेक्टिवली चेंज किया जाता है, जैसे कि शिल्डिंग इफेक्ट होता इफेक्टिवली, है। हाँ, जैसे शिल्डिंग अच्छा इफेक्ट हाँ होता है। जेड कम हो जाता है, यस सर, बराबर है क्या? न्यूक्लियर चार्ज, यस सर। कि ये इलेक्ट्रॉन को जितने से खींच रहा है ये न्यूक्लियस, उतने से इस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे यस सर, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस पे रिपल्सिव फोर्सेस भी तो लगा रहे हैं। तो इसमें सही और है। इसमें अट्रैक्शन का काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन तुमने गायब कर दिया, अगर ये इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। हाँ एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो अट्रैक्टिव अट्रैक्ट, फोर्स, इसका मतलब जेड का जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं वो वैल्यू एक्चुअल में नहीं होगा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के जेड, लिए, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैल्यू है। तो जेड को इसने चेंज किया, जेड को लिखेंगे हम लोग जेड माइनस ऑफ बी। समझ में आएगा? ओके शील्डिंग कांस्टेंट, और बी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट होता है। अच्छा इसका रूट ओवर लिया, अच्छा हाँ, हाँ, ए अब भी मुझे लिख दिया था फॉर्मूला कुछ, चाहिए, तो इन दोनों में क्या करना है? रूट ओवर लेना है। तो रूट अंडर ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू सी आर 1/n1² माइनस 1/n2², और रूट ओवर ऑफ दिस थिंग, इसका रूट ओवर लेंगे, ये जेड माइनस ऑफ बी हो जेड जाएगा। माइनस बी, और अगर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये क्या चीज़ है? दिस इज ए, तो इसका भी तो रूट आएगा ना, इस पे रूट नहीं है, अरे हाँ, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बना? ए बना। रूट अंडर ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू जेड हाँ माइनस ऑफ, तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया, जिसमें बी इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड A is equals to root under of RC 1/n1² माइनस 1/n2²। अब इन दोनों के वैल्यूज को हम लोग कैसे निकालेंगे उस चीज को देखो। मान लो कि के अल्फा के लिए निकालेंगे, और के अल्फा, तो तो 2 to 1, जो इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हुआ है वो इस जगह से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है। 1 से, हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन अब इसके पास आएगा, तो इसके लिए हाँ के ये वाला अल्फा, इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो शील्डिंग इफेक्ट है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कैसे, एक सोचो तुम इलेक्ट्रॉन, कैसे, ये इफेक्टिवली जेड के वैल्यू को बता रहा है। एक इलेक्ट्रॉन, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो अब और ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा ना।
कितने हाँ वो इलेक्ट्रॉन तो से? बढ़ेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन से बढ़ेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो क्या करता, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाता। तो शील्डिंग इफेक्ट में बताया गया होगा। तो ए इसीलिए एक हो अभी नहीं गया। पढ़ाया। यस सर। तो b इज इक्वल्स टू 1 हो गया। और a कितना होगा? a इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ आर सी 1/n1² माइनस 1/n2²। तो n1 n2 का थ्री वैल्यू बाई तो फोर हमें पता ही है, 1 माइनस ऑफ 1/4। ये आ जाएगा a इज यस इक्वल्स सर। टू रूट अंडर ऑफ 3 3/4 आर सी बाई फोर। आर सी। तो इस तरीके से तुमने a का वैल्यू निकाल लिया और इस तरीके से तुमने b का वैल्यू निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन में वो कभी कभी दे सकता है कि ए और बी का वैल्यू निकालो डेटा से। ठीक है, जैसे एलिमेंट 1 है और एलिमेंट 2 है, उसके लिए कुछ डेटा दे दिया, के अल्फा का, के बीटा का, लेट से ये सारे वैल्यूज गिवन। तो तुम्हें इससे बोलेगा कि ए का वैल्यू निकालो और बी का वैल्यू निकालो। तो ए और बी का वैल्यू इस जगह से पुट नहीं करना है उस टाइम पे। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये थ्योरेटिकल डेटा है और ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा और थ्योरेटिकल डेटा डिफर करता है। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ, यस तो सर। तो हमें हाँ सर। एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, बहुत जगह पे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, बोलते हैं सर देखो ए और बी तो मैंने निकाला है, आंसर दे ही नहीं रहा है। मैंने कहा डेटा इधर गिवन है तो इस डेटा को यूज करके निकालो। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं तो थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। और ये b इज इक्वल टू 1 सिर्फ के अल्फा लाइंस के लिए लेंगे हम लोग। अगर एल अल्फा हो अच्छा जाएगा मतलब तो सेकंड नहीं ले सकते। सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन नहीं, निकलेगा हाँ, उसके लिए नहीं ले अलग होगा। सकते, नहीं ले सकते, हाँ, तो उसके लिए अलग हो जाएगा। 7.5 है शायद। पता नहीं। चलो तो एक क्वेश्चन ही कर लो फिर। क्वेश्चन ऐसा है कि एक बार ग्राफ, में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिर नॉकआउट होता और क्या 3-4 निकल जाए क्या? है। वही कम डाउट आता है एक बार में। अच्छा। हाँ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक ही तो निकाल रहा है। ये दोनों जो स्पाइक्स हैं वो के अल्फा के करस्पॉन्डिंग हैं और दो ओके। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, Z1 मटेरियल है। एंड Z2। बराबर। तो तुम्हें फाइंड आउट करना है कि कौन सा बड़ा है, Z1 बड़ा है या Z2 बड़ा है। कंपेयर Z1 एंड Z2। ये वही कर्व है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। तो यहाँ पे यस। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो मॉसलेस इक्वेशन जो है वो क्या है, रूट अंडर ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू a इंटू जेड माइनस ऑफ बी। 1। यस और सर। a का वैल्यू कितना होगा? रूट अंडर ऑफ कांस्टेंट। आर सी 1/n1² माइनस 1/n2²। क्या दोनों का यस सेम सर। ट्रांजिशन हुआ है? दोनों में n1 n2 सेम होगा। इसका मतलब a के इज हाँ। सेम फॉर बोथ द इक्वेशन। यस सर। डिफरेंट कहाँ पे ओके। होगा? Z1 एंड Z2 में आएगा। अब फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? न्यू 1 एंड न्यू 2। फ्रीक्वेंसी के अल्फा 1। एनर्जी किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा न्यू है, तो वन इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी। होगा। न्यू हाँ 1। हाँ यस सर। न्यू 1 इज ग्रेटर देन न्यू 2। और अगर हाँ ऐसा है तो इस तो वैल्यू जेड वन को है। ज़्यादा होना पड़ेगा। यस सर। Z1 विल बी यस सर ग्रेटर मैंने देन। इसी लॉजिक से बताया। हाँ। एक सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस सर। चलो डेटा देता हूँ मैं। ऐसा है कि एक है मोलिब्डेनम और ये वर्ल्ड MO एंड CO का जो Z है वो पहले दे रखा है इज 22 एंड 27। याद है। और नहीं नहीं, मैं ये देख के क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन करा है।
और इसमें जो वेवलेंथ निकला, कुछ क्वेश्चन के डेटा एग्जैक्ट परफेक्ट होने चाहिए, तो फिर आंसर ही नहीं आएगा, या फिर फॉर्मूले में पुट करोगे और वो गलती में वे में लेके वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्स में, जैसे के अल्फा ही निकला है 71 पिकोमीटर है और 178.5, ठीक है, ये दे रखा हूँ। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। निकाल ही सकते हो तुम अच्छे से, सॉल्व करो इसको। तो बी का तो फिक्स ही होगा ना सबके। नहीं यार, एक फिर भी आसपास में आंसर आ सर जाएगा, जो रूट अंडर भी लेते हैं तो भी आसपास में अगर तुम सर वैल्यू निकालो। हाँ बोलो। सर एक मिनट बस। मैं कैलकुलेटर से करता हूँ सर, एक मिनट। सर रूट ओवर 1.5 1.6 मान सकते हैं रूट ओवर 1.37। दोनों का रेशियो। ओके देखो ये इक्वेशन लिखेंगे और म्यू वन कितना हो जाएगा, सी बाय लैम्डा वन, और ये कितना हो जाएगा रूट अंडर ऑफ सी बाय लैम्डा टू इज इक्वल्स टू ए जेड टू माइनस ऑफ बी। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को डिवाइड कर लो, है ना, कितना हो जाएगा हाँ सर वही किया। लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 जेड इक्वल टू वन माइनस बी अपॉन जेड टू माइनस ऑफ बी इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 का रूट। लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन, और हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रूट अंडर ऑफ लैम्डा टू और लैम्डा वन का वैल्यू पुट कर लो, 178.5 डिवाइडेड बाय 71, और दोनों के वैल्यूज को पुट कर लो। जेड वन कितना 42 और जेड टू सर कितना है 27 माइनस बी। हाँ बोलो। सर बी का वैल्यू 1.4 आ रहा है क्या? 1.4 के आसपास। हाँ 1.4 के आसपास। तो इधर से कैलकुलेट करोगे बी तो 1.37 आता है, ठीक है। कैलकुलेशन यस। तो बस यही अब कैलकुलेशन ए है। बी सर, ए बी तो निकल जाएगा, अब बी निकल गया तो फिर से एक इक्वेशन को यूज करके ना। लेकिन और एक थोड़ा टफ होगा मिनट। बी निकाल पाना। वही है, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो थोड़े ज़्यादा अच्छे वैल्यू देंगे ताकि तुमको इतना ज़्यादा टफ कैलकुलेशन ना करना पड़े। लास्ट में करूंगा मैं क्वेश्चन, कैलकुलेशन में क्यों टाइम वेस्ट करूंगा। हम्म, चलो ठीक है, फिर ये चीज़ हो गया हमारा। यस और सर। आगे चलते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पे। ओके पता है ये डेविसन आपने एंड बोला जर्मर था। एक्सपेरिमेंट? नहीं सर, बट नहीं आपने थोड़ा सर। बोला बहुत था कुछ देखने पता को होगा, मेरे। सर हम क्या? बोला थोड़ा बहुत कुछ तो पता होगा। सर नहीं पढ़ाया था हम लोग को, नहीं, मेरे हमको तो को नहीं सॉरी। पता। सर आप ही पढ़ा दीजिए। डिफ्रैक्शन जैसे ही ना कुछ, डिफ्रैक्शन का है ना शायद से। देखो क्या है ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। देखो जब हम लोगों ने ये पढ़ा, क्या चीज़, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हम्म है ना,
क्या किया, थ्योरेटिकली कुछ वैल्यूज कुछ फॉर्मूलेज दिए कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम डी होता है, और साथ ही साथ उन्होंने क्या यस बताया, सर। मैटर वेव के बारे में बताया। एम डी को हटा दो और पी एच बाई पी, और उन्होंने बताया कि ये जो वेवलेंथ है ये क्या है, मैटर वेव। और उन्होंने ये मैटर वेव के बारे में क्या बोला कि जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको अगर बहुत ही स्पीड में मूव कराया जाए तो एक वेव की तरह भी काम करेगा है ना, वेव की तरह वो अप्रोच कर सकता है या फिर वो वेव नेचर को पोजेस कर सकता है। ऐसा तो उन्होंने थियोरेटिकली बोल दिया, तो एक्सपेरिमेंटली भी तो ये बात प्रूव होना चाहिए। फिजिक्स में हमेशा क्या होता है, दो तरह की चीज़ें चलते हैं पैरेलली। एक होता है थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और एक होता है एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट क्या करते हैं, वो थ्योरी देते हैं। हाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिमाग में नए नए आइडियाज़ को लगा करके घुमा फिरा करके सोच समझ करके थ्योरी देते हैं और थ्योरी से एक फॉर्मूला बना करके देते हैं। अब इस चीज़ को वेरीफाई करना या प्रूफ करना है, वो प्रूफ एक्सपेरिमेंट से हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट क्या करते हैं, वो जो उन्होंने थ्योरी दिए हैं उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट रन करता है, और उस एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूफ होता है कि उसने जो थ्योरी दिया है वो सही है या नहीं है। बराबर है क्या? जैसे ऐसे, यस सर। ओके। जैसे कि अभी यस सर। हिग्स बोसोन का था, HCl हाइड्रोजन लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर था ना, उससे ये बात प्रूफ स्टीफन हाँ। हुआ कि हॉकिंग। हिग्स बोसोन नाम का कोई चीज़ सही में है। थ्योरी तो बहुत पहले आ गया था, बहुत पहले आ गया था थ्योरी, तो लेकिन प्रूफ नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए उसका अपरेटस बहुत बड़ा बनाना पड़ा। और आई थिंक 2012 में या 13 में प्रूव हुआ कि हाँ ये जो हिग्स फील्ड है वो नाम का चीज़ होता है, और होता उसमें है मैं क्या ये? अच्छा। गॉड्स पार्टिकल बोला जाता है इसको, इसके ऊपर बुक भी है। ये ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे होता है, जो चीज़ मुझे दिखता नहीं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, उसी तरीके से हिग्स फील्ड हाँ। भी होता है ओके। और वो भी एग्जिस्ट करता है। और वो डिसाइड करता है कि वो क्या बनेगा, फोटोन बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, प्रोटॉन बनेगा, क्या बनेगा। हमारे दिमाग से ऊपर जाएगा, बेटर है कि ना बताओ। आगे चलते हाँ। हैं, तो ये तरीके से हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ने, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक इक्वेशन आया, मतलब डी ब्रॉगली ने ये हाइपोथेसिस दिया, ये थ्योरी से इक्वेशन दिया, अब उसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए डेविसन एंड जर्मर ने मिल करके एक्सपेरिमेंट किया, और इसके लिए उन्होंने उसको नोबेल प्राइज मिला, सकते हो, ओ, क्योंकि ये ओके। काफ़ी मतलब कि सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट था, और काफ़ी मतलब कि वर्ल्ड चेंजिंग एक्सपेरिमेंट था। इससे ये बात प्रूफ हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है, ट्रीट कर सकता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था मैं बता देता हूँ। उसने एक इलेक्ट्रॉन बीम लिया, सबसे पहला तो इलेक्ट्रॉन बीम लिया, दिस इज इलेक्ट्रॉन बीम। और इलेक्ट्रॉन बीम कैसे बनाया जाता है वो तुम्हें पता है, और इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उसको बम्बार्ड कराया गया निकल क्रिस्टल के ऊपर। ओके। ओके। तो निकल क्रिस्टल के ऊपर इसको बम्बार्ड कराया गया, और फिर इसकी इंटेंसिटी जो है वो मेज़र की गई, इवन हर एक डायरेक्शन में मेज़र किया गया। ठीक है, ये इस जगह पे डिटेक्टर है, और ये डिटेक्टर पूरे जगह पे जा सकता है। इवन जाने की एक्सेल निकला क्या? हाँ, इवन जाने की ज़रूरत नहीं है। वो फोटोग्राफिक पहले के टाइम पे प्लेट यूज़ किया जाता था, फोटोग्राफिक प्लेट से तुम्हें पता चल जाता था हाँ, कि हाँ उस फ्लोरेसेंस आ जगह पे जाता था हाँ उसमें। हिट हुआ, तो हाँ ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस जगह पे हिट किया, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिफ्रैक्ट करेगा, ओके, इलेक्ट्रॉन। है ना, और ये इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है टक्कर खाने के बाद। तो ये इस हाँ। जगह पे गया, और यहाँ पे डिटेक्टर ने इसको रिसीव किया, डिटेक्टर ने रिसीव किया और ये बताया कि इस जगह पे इसकी इंटेंसिटी कितनी है,
मतलब अगर मैंने यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन को फॉल कराया तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इस जगह पे 20 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इस जगह पे, ऐसे ऐसे हर एक जगह पे लोकेशन फाइंड आउट किया गया। ठीक है क्या? यस सर। ओके, यस अब सर। दूसरा काम कराया गया ये पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको वेरी कराया गया। तो हर एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इंटेंसिटी का वैल्यू चेंज हो रहा था, लेकिन जो सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू मिल रहा था वो 54 वोल्ट पे मिल रहा था। कितने पे? 54 वोल्ट। तो जब तुमने पोटेंशियल डिफरेंस 54 वोल्ट किया तो उस समय इंटेंसिटी कैसा मिला? मैक्सिमम। इंटेंसिटी रिसीव्ड सर ऐसा वाज मैक्सिमम। 54 वोल्ट अभी देखते डिपेंड हैं, कैसे कर रहा है, किसको कर रहा एक है? मिनट ओके। रुको। जैसे कि मैं ग्राफ अगर बताऊं तो इस तरीके से वेरी कर रहा था, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मैं धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहा हूँ। तो शार्पनेस देखना है, इस ग्राफ को थोड़ा इन्वर्ट किया गया है। ये ऐसा है। तो ये जो एंगल आया, जिस एंगल पे इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम आया, दैट एंगल वाज 50 डिग्री। तुम्हें इतनी ज़्यादा डेप्थ में समझने की ज़रूरत नहीं है। पहला चीज़, केविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का मैं फॉर्मूला बताऊंगा, बस उतना ही काम का चीज़ है। इतना ज़्यादा डेप्थ में अगर ना समझ में आए तो टेंशन मत लेना। ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, हर एक चीज़ तुम्हारे लिए समझ पाना टफ है। ये 54 वोल्ट पे इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया गया, और ये 54 वोल्ट पे, और फिर पोटेंशियल मैक्सिमम डिफरेंस वैल्यू। बढ़ाया। हाँ, तो इंटेंसिटी फिर वेरी करने लगा और इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं मिला। जैसे हम लोग इंटेंसिटी का ग्राफ बनाते हैं ना, इस तरीके से, है ना, किसमें? वेव अच्छा, ऑप्टिक्स में। डिफ्रैक्शन। इसी यस चीज सर। को थोड़ा सा हाँ सर। उल्टे वे में बनाया घुमा करके। अगर तुम इसको देखो तो ये ऐसे है, और ओके। इसी को तुम टर्न कर दो तो ये ऐसा है। मन में आ रहा है क्या? हाँ, लैपटॉप पे मतलब दिखेगा। ओके, यस सर। यस। हम्म, वही ग्राफ है, लेकिन बस उसको एक्सिस चेंज किया है। टेढ़ा। तो ये कितने एंगल पे मिला मुझे? 50 डिग्री के एंगल पे मिला। मतलब 54 वोल्ट 50 डिग्री पे मिला। हाँ, ओके। ये जो एंगल था ये 50 डिग्री का एंगल पे मिला। अब देखो इसको हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम को इस तरीके से स्ट्राइक कराया गया, और स्ट्राइक करने के बाद फिर टक्कर खा करके इधर चला गया, और टक्कर खाने के बाद फिर इंटरफेरेंस हुआ। ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, और वो क्या करते हैं? इंटरफेरेंस करते हैं। तो मुझे पहले तो ये निकालना है, ये एंगल कितने पे हुआ? 50 डिग्री पे। इंटेंसिटी मैक्सिमम, पोटेंशियल डिफरेंस 54 वोल्ट। अब देखो वेवलेंथ जो है हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। वेवलेंथ किस तरीके से निकाल सकते हैं बोलो? एक वेवलेंथ निकालने का तरीका क्या है बताओ ना? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, H/mv। एच एच बाय अपॉन पी। वी। और पी को हम लोग किस हाँ, तरीके से लिख सकते हैं? 2mke या फिर रूट अंडर ऑफ 2m इंटू काइनेटिक 2mk एनर्जी। kinetic और हाँ, काइनेटिक half एनर्जी यस। कितना हो सकता है? ev ईवी रूट अंडर ऑफ 2m ईवी। 2me। और ये लैम्डा निकला। तो ये तुमने किससे निकाला? डी यस। ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले को यूज करके वेवलेंथ निकाला। अब वेवलेंथ निकालने का एक और तरीका है कि ये पार्टिकल नेचर मान करके तुमने निकाल लिया। अब एक है वेव नेचर मान करके निकालने का। तो ब्रैग्स लॉ उस समय आ चुका था, ठीक है। अब ये क्या है? कौन सा? देखो अभी
ये चीज़ ब्रांच लॉ। आगे जाकर के पढ़ाया जाता है। कोई भी दो लेयर हैं एटम्स के निकल क्रिस्टल, ठीक है, ऐसे ऐसे एटम्स होंगे अरेंज्ड, यस सर। HCP SCP ICCP ऐसे समथिंग होता है ना, तो याद भी नाम अच्छा। नहीं है, ओके। वो है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इसके अच्छा, ऊपर फॉल करते हैं तो फॉल करने के बाद क्या करेंगे, ये इधर जाएगा और डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन भी इसके ऊपर टक्कर खाने के बाद इधर जाएगा और ये दोनों जो है वो इंटरफेरेंस करेंगे और यहाँ पे तुम्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है, बराबर। तो क्योंकि मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिला है 50 डिग्री पे, तो वहां पे मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है बताओ। सर पार्ट डिफरेंस पाथ 0 डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन लेमडा के बराबर, एन लैम्डा। हाँ। एन लेमडा के हाँ बराबर। और क्योंकि पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो एन का वैल्यू 1 ले लिया हमने, वन तो डेल्टा वन। एक्स इज वन इक्वल्स टू लैम्डा होना चाहिए। अब लैम्डा। पाथ डिफरेंस निकालना है, दिस इज फर्स्ट रे एंड दिस इज सेकंड रे। पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा मैंने एक दोनों का परपेंडिकुलर, लेंथ का डिफरेंस। कितना एक्स्ट्रा लेंथ चला है इसने, इतना सा एक्स्ट्रा लेंथ चला है, दिस मच एंड दिस कितना मच, सा? दिख रहा है क्या, हाँ यस सर। यस सर। हाँ। नहीं, दिख रहा इतना सा और इतना सा। कहाँ? अच्छा, ज्यादा चला है उससे फर्स्ट हाँ वाले से। फर्स्ट वाले से, बाकी मुझे तो लगा लेंथ पैरेलल है। ये और ये सेम है ना, बाकी इतना लेंथ सेम है। है। यस सर। तो मुझे बस ये वाला लेंथ निकालना है, फर्स्ट और सेकंड। आई थिंक फर्स्ट निकल गया तो सेकंड भी इक्वल ही अमाउंट में होगा, मैग्नीट्यूड में होगा। क्लियर उसका इमेज ही है। हाँ है ना। यस सर। हाँ हाँ तो सर। अब मैं इसमें एंगल एज्यूम करूंगा थीटा, लेट से दिस कहाँ से? एंगल इज थीटा। तो ये दोनों लाइट रेज हैं पैरेलल। अब देखना किस तरीके से किया मैंने, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने, दिस इज परपेंडिकुलर, और ये लाइट रे थोड़ा और आगे सही किया है। और ये ऐसे करके डेविएट। डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। ये इतना सा है ना। तो ये डिस्टेंस कितना होगा मुझे यही निकालना है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहाँ पे काम आता है, ठीक है। और इस अभी क्या? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को मैं डी बोल रहा हूँ, या फिर एटॉमिक डिस्टेंस, अच्छा हाँ, ये निकल का है। हाँ तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, ICCP HCCP में दो लेयर्स हैं एटम्स के, उसके बीच का तब डिस्टेंस। वही तो हाँ सबसे बिग चैप्टर है मेरा। हाँ हाँ कहीं कहीं चैप्टर। जगह यस। पे इसको ए से भी डिनोट किया जाता है, देख लेना। तो लेट से अगर दिस ओके। डिस्टेंस इज डी, अगर ये डी डिस्टेंस है तो थीटा कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा थीटा, कितना हो जाएगा? मतलब थीटा ये है हमारा, है ना। और थीटा यहाँ पे मुझे शो करना है, दिस एंगल इज थीटा। इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा बनेगा, सही है क्या। सही है। तो इधर क्या हो जाएगा, डी हाँ, साइन थीटा, ये वैल्यू, डी और साइन थीटा ये का। वैल्यू और ये हाँ, वैल्यू दोनों पार्ट सेम है। डिफरेंस। तो 2D साइन थीटा हो जाएगा पार्ट टू डी साइन डिफरेंस, थीटा। डेल्टा यस एक्स ओके। इज सर। इक्वल्स टू 2D साइन थीटा। और ये एन डेल्टा लैम्डा। एक्स किसके बराबर होना चाहिए, लेमडा के बराबर, इसका मतलब लेमडा के हाँ बराबर होना चाहिए। सो 2D साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा। तो इधर से मुझे वेवलेंथ निकल करके आएगा, एक वेवलेंथ का वैल्यू इधर से निकल के आएगा और एक वेवलेंथ का वैल्यू इस तरफ से निकल के आएगा। अगर इन दोनों वेवलेंथ का वैल्यू सेम हो जाए तो मैं क्या बोलूँगा, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली रन हुआ और जो डी ब्रॉगली ने बोला वो सही है, मैटर वेव नाम का चीज़ होता है। ठीक है क्या। मतलब यस मटेरियल पे भी सर। डिपेंड कर रहा है सर। ओके। तुमने गुड। तुमने क्या किया, ये मैटर वेव के फॉर्मूले से वेवलेंथ निकाला और तुमने एक वेव नेचर के तरीके से फॉर्मूले को निकाला, अप्लाई किया और वैल्यू को निकाला। तो अगर ये गलत हाँ होता यस। फॉर्मूला तो हमें लेमडा का वैल्यू गलत दे देता, और गलत देता तो इससे तो डेटा मैच ही नहीं करता ना।
हाँ, यस सर। तो ऐसे तो एक्सपेरिमेंट होता है। तो यहाँ से जब निकाला गया, आप देखो थीटा का वैल्यू मैं पुट करूँगा कि इस तरीके से लाइट रे गया और ये एंगल है 50 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा? 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25 125 20 माइनस माइनस 25 कितना होगा? 65 65। इसको तुम ध्यान से पुट करना। दिस 50 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द रेज, लेकिन थीटा जो पुट करना है हमें, वो ये वाला एंगल पुट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा तो पहले थीटा निकालना, उसके बाद पुट करना। और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस निकल का हमें पहले से पता था, ये जो होता है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। और जब सब वैल्यूज को इसमें पुट किया गया तो जो वेवलेंथ निकल कर के आता है वो 1.66 एंगस्ट्रॉम आता है। तुमने इस तरीके से वेवलेंथ कैलकुलेट किया, इतना आ गया। अब इधर से वेवलेंथ में निकालता हूँ, कितना आ गया? तो लैम्डा का वैल्यू h अपॉन रूट अंडर ऑफ 2m ev से निकालना है हमें। 150/V। बराबर है क्या? ये तो तुम्हें पता ही है किस तरीके से निकाला जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V इज इक्वल टू 54 वोल्ट, इसी पे रिजल्ट आया था। और मास यस। तो 150/54 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ तुम्हें जाएगा। पता है कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁴ 31 kg। सब कुछ पता है तुम्हें, ई भी पता है, एम भी पता है, एच भी पता है, सारे वैल्यूज पुट कर लिया तुमने और फिर लेमडा निकाला। तो यहाँ से जब लेमडा निकाला गया तो वो भी लगभग लगभग सेम ही आता है, 1.65 आई थिंक आता है। ये लगभग लगभग सेम आता है। तो यहाँ से वेवलेंथ को कैलकुलेट किया गया, इस जगह से वेवलेंथ को कैलकुलेट किया गया, दोनों का वेवलेंथ का वैल्यू क्या है? सेम आया। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाता है कि जो डी ब्रोगली ने बोला वो सही है। समझ में आया क्या बात? ओके। हाँ सर, डी यस साइन सर। थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, बस और कुछ नहीं। तो तुम्हें बस इतना सा याद रखना है, ये ओके। 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा या फिर लेमडा, एक फॉर्मूला ये यस है सर। और इसी को ही याद रखना, और कुछ नहीं है इसमें जानने के लिए। क्लियर है? यस सर। तो ये हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स।